नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में उसी फॉर्मूले को अपनाने जा रही है जो फॉर्मूला उसने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनाया, जिस कारण से बिहार में भारतीय जनता पार्टी बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। तो क्या सवाल ये उठता है कि तमिलनाडु में भी वह कौन सा बिहार का फॉर्मूला है जिसको अपनाएगी भारतीय जनता पार्टी, और तमिलनाडु में क्या भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिहार की तरह वहां सत्ता में आ सकता है, उसकी संभावना क्या है, उस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिहार में बीजेपी ने किया था क्या। बिहार में बीजेपी ने कई छोटे दलों, बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अगर आप गौर करेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक कॉमन चीज है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया जिस कारण से बीजेपी इतनी मजबूत दिखती है आपको। तो बिहार जो जिसका कि अभी तुरंत प्रयोग हुआ है, आप देख लिए जनता दल यूनाइटेड एक तीसरी शक्ति है बिहार की राजनीति में। पहले और दूसरे नंबर की शक्ति लगातार राष्ट्रीय जनता दल बनी रही है। अगर अकेले चुनाव हो तो सबसे ज्यादा वोट आरजेडी के साथ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, फिर तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी। ठीक है, तो छोटे दलों से गठबंधन करके, वैसे ही उत्तर प्रदेश में देखिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ठीक है, अपना दल सोनेलाल पटेल की पार्टी, ठीक है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, उसके बाद संजय निषाद की पार्टी। तो कई ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिससे गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अपना वोट प्रतिशत बढ़ाती रही है, सत्ता में मजबूती से पकड़ बनाए हुए है। वही हाल बिहार में रहा। तो बीजेपी तमिलनाडु में भी इस बार बीजेपी का प्रयास क्या है? बीजेपी का प्रयास है कि जैसे बिहार में बीजेपी को पता था कि बिहार में सबसे बड़ा ध्रुवीकरण अगर किसी के खिलाफ होता है तो वो चेहरा है आरजेडी, वो चेहरा है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव के खिलाफ जो ध्रुवीकरण होता है, उस ध्रुवीकरण को तो आरजेडी विरोधी वोट बैंक को संगठित करके एक गठबंधन तैयार करना बिहार में एक सबसे बड़ी मतलब उद्देश्य था, लक्ष्य था बीजेपी का, जिसमें बीजेपी सफल रही। वही काम तमिलनाडु में बीजेपी करने का प्रयास कर रही है कि जो डीएमके विरोधी वोट बैंक है, जो लोग ऐसे वोटर्स जो एमके स्टालिन की पार्टी को अब सत्ता में नहीं देखना चाहती, एमके स्टालिन की पार्टी को अब सत्ता में नहीं देखना चाहती, तो उन सभी लोगों को, चाहे वो पीएमके हो, चाहे वो अन्ना द्रमुक के जितने भी फैक्शंस हैं, उन सभी को, चाहे पलानीस्वामी का फैक्टर, चाहे शशिकला का फैक्टर है, चाहे दिनाकरण का फैक्शन हो, सबको एकजुट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई नुकसान भी होता है तो भी भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। साथ ही जो थलापति विजय की पार्टी है, ठीक है, टीवीके, चूंकि टीवीके के साथ गठबंधन करना भारतीय जनता पार्टी का अंतिम ऑप्शन होगा, इसलिए क्योंकि इस टीवीके के पास जो 20% वोट, लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 20% वोट तमिलनाडु का विजय के पास है। इसमें माना ऐसा जा रहा है कि इस 20% वोट में जो है लगभग 60 से 70% वोटर ऐसे हैं जो एनडीए विरोधी है। जैसे अगर बिहार और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो अगर कांग्रेस का जो वोटर है, कांग्रेस का वोटर, अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है चुनाव तो ज्यादा किसका नुकसान होगा? बीजेपी का नुकसान होगा या फिर आरजेडी और समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा? वैसे ही अगर बीजेपी का आकलन यह है कि अगर थलापति विजय की पार्टी टीवीके अगर तमिलनाडु में अलग से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती है तो एनडीए की तुलना में ये एमके स्टालिन का, डीएमके का नुकसान ज्यादा करेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में टीवीके दूसरी प्राथमिकता है कि अगर कोई विकल्प नहीं बचा तो फिर टी विजय के साथ गठबंधन करना। चूंकि विजय की पार्टी ज्यादा वोट काटेगी डीएमके का, डीएमके के अलायंस का, वो डीएमके विरोधी वोट में से बहुत ही छोटा सा शेयर
उम्मीदवार के नाम पर हो, स्थानीय कारण से हो, वही केवल डिस्टर्ब होने की संभावना है। बड़ा वोट बैंक डिस्टर्ब होगा डीएमके का। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि तमिलनाडु में जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी है, वहां जय पांडा और सह प्रभारी है मुरलीधर माहौल, ठीक है। तो इन लोगों का आकलन यही है, अमित शाह का भी आकलन है कि बीजेपी को जितने भी एआईडीएमके के फैक्शंस है सबको एक साथ लाना और एक साथ लाकर फिर पीएमके में भी पिता और पुत्र के बीच विवाद है, ठीक। तो पिता और पुत्र के बीच जो विवाद है उसमें चर्चा यह चल रही है कि जो एस रामदास हैं, ठीक है, उनका गठबंधन तय है एनडीए के साथ रहना, और जो उनका बेटा है ए रामदास या तो न्यूट्रल रहेंगे या फिर टीवीके के साथ जाएंगे, डीएमके के साथ जाने की संभावना नहीं है। तो ये जो बीजेपी की कोशिश है वहां पर तमिलनाडु की राजनीति में, ठीक है, अब उसमें बीजेपी को कितनी सफलता मिलती है इस पर भी निर्भर करेगा इसका परिणाम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अन्ना द्रमुक के जितने तीनों फैक्शंस को एक साथ लाने में कामयाब होती हुई दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि पार्टियों को तो एक साथ बीजेपी ला सकती है, लेकिन क्या कोई एक सर्वसम्मत चेहरा, जैसे बिहार की राजनीति में बीजेपी के पास चेहरे थे, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जिस पर गठबंधन का किसी भी दल का विरोध नहीं था। चेहरे कई थे, चेहरा चिराग पासवान का भी था, चेहरा उपेंद्र कुशवाहा का भी था, चेहरा जीतन राम मांझी का भी था, चेहरा बीजेपी से भी कई थे, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय का चेहरा था। लेकिन एक सर्वसम्मत चेहरा तो था बीजेपी के पास बिहार में, नीतीश कुमार का। तो क्या वैसा कोई चेहरा तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी पलानीसामी को बना सकती है क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है कि पलानीसामी को चेहरा बनाने के बाद क्या पनीर सेल्वम का जो गुट है, क्या दिनाकरण का जो गुट है, शशिकला का जो गुट है, क्या वो भी उसी तत्परता के साथ रहेगा एनडीए के? क्या नीतीश कुमार जैसा चेहरा जैसे बिहार में बीजेपी के पास है वैसा कोई चेहरा तमिलनाडु में बीजेपी दे सकती है क्या? इसी पर निर्भर करेगा तमिलनाडु का परिणाम। प्रयास सही है कि बिहार जैसे जैसे चूंकि तमिलनाडु में जिस राजनीति आज प्रौढ़ावस्था में है, उस राजनीति की 10 वर्ष पहले बिहार में शुरुआत ही हुई है। क्या है कि अलग अलग जातियों का अलग अलग दल, इस राजनीति की शुरुआत तमिलनाडु में 6ठे दशक में ही शुरू हो गई थी। अब तो वो वहां पर प्रौढ़ावस्था में है, जवान है। बिहार में तो अभी शुरुआत हुई है कि हर जाति का अपना नेता, उपेंद्र कुशवाहा अपनी जाति के नेता, जीतन राम मांझी अपनी जाति के नेता, चिराग पासवान अपनी जाति के नेता, मुकेश सहनी अपनी जाति के नेता। तो जाति के आधार पर दलों की रचना, तो ये चीजें तो तमिलनाडु की राजनीति में 60 के दशक में ही शुरुआत हो गई इस प्रकार की राजनीति का। तो इस राजनीति से पार पाती है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, उस रणनीति की सफलता यह भी इस बात को प्रमाणित करेगी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए तमिलनाडु के राजनीति में कितना स्थान है। क्योंकि कांग्रेस के कमजोर होने के बाद यह सब माना गया कि तमिलनाडु में दो ही मुख्य दो दल हैं, डीएमके और एआईएडीएमके, जिसके बीच मुख्य मुकाबला होना है। केवल राष्ट्रीय राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बाद में आई, कांग्रेस भी एक पिछलग्गू पार्टी की तरह ही, बी टीम की तरह ही व्यवहार करती रही, कभी एआईएडीएमके के साथ तो कभी डीएमके के साथ। फिर वाजपेयी युग, अटल बिहारी वाजपेयी का युग, बीजेपी का भी वही रहा, कभी एआईएडीएमके कभी डीएमके। हाँ, मोदी के आने के बाद एक तरफ डीएमके के साथ ही जब कभी भी कोई संबंध रहा है,
डीएमके के साथ बीजेपी का कभी कोई संबंध नहीं रहा, खट्टा रहा या मीठा रहा, जो भी रहा वो एआईएडीएमके के साथ ही रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और इधर कुछ वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव बढ़ाने का लगातार प्रयास करती हुई दिख रही है। अब इस प्रयास में 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितना सफल रहती है, ये इसी पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति बनाती है, किस और उसकी रणनीति को कितनी सफलता मिलती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।